बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अनसर्टेनिटी क्या है और फिर हम लोगों ने उसकी मुख्तलिफ चीज़ें एग्जांपल्स वगैरह से उसे समझने की कोशिश की थी। फिर हम लोग आए थे इस चीज़ के ऊपर कि अनसर्टेनिटी को हम लोग अगर कोई रिजल्ट वगैरह निकाल रहे हैं तो उसके अंदर इंडिकेट करने का तरीका क्या है। तो हम लोग आए थे इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के ऊपर। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी पहले रूल के अंदर, और एक चीज़ थी हमारे पास अगर हम लोग कोई भी रिजल्ट के अंदर दो चीज़ों के एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान हम लोग अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी ऐसी जो हम लोगों ने ली और फिर डिस्कस किया। तो उसमें एडिशन वाला केस भी हम लोगों ने देखा और इसी की तरह सब्ट्रैक्शन वाला केस भी देखा। आज हम लोग ये उसी का पार्ट 2 है उसी लेक्चर का, और इसके अंदर हम लोग जो है रूल बी डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ए रूल के अंदर तो हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, तो बी रूल के अंदर हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं रूल नंबर बी की तरफ और बाकायदा तौर से देखते हैं कि उसके एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझते हैं और जर्नल भी देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसान तरीका क्या है। अच्छा जी, जो रूल 2 है हमारा या रूल बी है हमारा, उसके अंदर वो दो चीज़ों के बारे में हमें बताता है। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट और दूसरा है हमारे पास कोशेंट यानी कि डिवीजन की बात कर रहा है। तो हम लोग प्रोडक्ट या डिवीजन देखेंगे। अगर दो क्वांटिटीज़ की हो रही हैं तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों के जहन में होनी चाहिए वो ये है कि प्रोडक्ट और कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास दो कोई भी क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वांटिटी है x1 और कोई क्वांटिटी है x2, तो इनके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वैसी एग्जांपल ले लेता हूँ 1.34 प्लस माइनस 0.1 और 2.54 प्लस माइनस 0.1, और यहाँ पे इधर कोई यूनिट लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, कोई भी चीज़। तो ये अनसर्टेनिटी है यहाँ पे और ये भी अनसर्टेनिटी है। अगर प्रोडक्ट हो रहा है तब भी ये अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होंगी, ठीक है, और अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तब भी ये अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होंगी। दोनों के केस में हम लोग एडिशन करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि एक हमारे पास लॉ है जिसे हम ओहम्स लॉ बोलते हैं, और वो इक्वल होता है V इज इक्वल टू IR। यानी कि आप लोगों ने अगर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को करंट और रेजिस्टेंस का पता होना जरूरी है, या आप लोगों के पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, उनमें से कोई से भी 2 वेरिएबल आप लोगों को गिवन हो तो तीसरा आप लोग मालूम कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। वो हम लोगों को कह रहा है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हम लोगों को वोल्टेज की वैल्यू भी दी हुई है, और वोल्टेज की वैल्यू है जी हमारे पास 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह करंट की वैल्यू भी हमें दी हुई है और वो है I इक्वल्स टू 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर्स। अब फार्मूला हमारे पास ये है, इसे मैं नाम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे इंडिकेट कैसे करनी है और क्या तरीका होगा जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी को लिखेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इन चीज़ों पे गौर करें तो ये जो वैल्यू है 7.3 और ये जो वैल्यू है 2.73, उसके अंदर अनसर्टेनिटी 0.1 है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं साइड पे करके लिख लूँ डेल्टा V तो वो हो जाएगा 0.1। कल मैंने आप लोगों को बताया था जहां पे भी अनसर्टेनिटी होगी उसे आप लोग डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पे करंट है तो करंट के अंदर आप लोगों के पास डेल I जो है वो इक्वल हो जाएगा 0.05 एम्पियर। तो हमें दोनों की अनसर्टेनिटी पता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने R कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को जरा ट्रांसफॉर्म करें तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, I को यहां नीचे डिवाइड कर दें तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाय I विल बी इक्वल्स टू R, या हम इसे लिख सकते हैं R इक्वल्स टू V बाय I, ठीक है। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए अनसर्टेनिटी के बगैर जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। यानी कि
ये 7.3 और 2.73, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आर विल बी इक्वल टू, तो ये अनसर्टेनिटी अभी नहीं लिखनी, इसी वजह से मैंने यहां पे साइड पे करके पहले से ही लिखा है कि ये हम लोगों के पास अनसर्टेनिटी है, उनके बगैर लिखना है। तो v की वैल्यू पुट करें तो वो हो जाएगा 7.3 डिवाइडेड बाय 2.73। अब जब ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने पुट की तो r की वैल्यू यहां पे हमारे पास आती है जी, आ जाती है 2.7 ओम, ठीक है। यहां पे वोल्ट पर एम्पेयर है और हमें पता है वोल्ट पर एम्पेयर किसके बराबर होता है, ओम के, तो मैंने यहां पे लिख लिया। अब आगे चलते हैं। यहां तक तो बात थी फाइनल रिजल्ट निकालने की और वो मैंने ये निकाल लिया आर, मगर यहां पे इस रिजल्ट के अंदर आप लोग देखें अनसर्टेनिटी मैंने नहीं लिखी। वो इस वजह से क्योंकि मैंने जो वैल्यूज पुट की हैं उसमें अनसर्टेनिटी मैंने ली ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है इन दोनों वैल्यूज जिनके अंदर ऑलरेडी अनसर्टेनिटी ये वाली मौजूद है, एक ये 0.1 और एक ये 0.05, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसके अंदर तो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि दो वैल्यूज जिनके अंदर हमारे पास एरर का चांस हो उनको हम लोग सॉल्व करें और हमारे पास जो रिजल्ट है वो ठीक आ जाए। हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर दो वैल्यूज के अंदर एरर का चांस है तो जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर एरर का चांस बजाय इसके कि वो कम हो वो बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पे ये जो वैल्यू मैंने 2.7 लिखी है इसके साथ अभी अनसर्टेनिटी लिखना बाकी है। अब ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिख ली, तो इसको फिलहाल मैं नाम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर ए का। अब चलते हैं आगे। अब इस पे बात करते हैं कि ये जो वोल्टेज है 7.3, इसके अंदर 0.1 की वेटेज कितनी है, या दूसरे अल्फाज में मैं अगर बोलूं तो हम लोग परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि 7.3 के अंदर 0.1 की कितनी परसेंटेज बनती है। या दूसरे अल्फाज में बोलूं तो हम लोग जैसे अपने एग्जाम जब होता है तो हम लोगों के जितने मार्क्स आते हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाल रहे होते हैं ना। तो अब ये जो एरर या अनसर्टेनिटी है उसने 7.3 में से कितने नंबर लिए हैं, 0.1। तो बस अब हम लोगों ने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो वो निकालने का आसान सा तरीका है और उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो मैंने लिख लिया परसेंटेज है, तो अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में लिखना परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाएगा। अब देखें यहां पे गौर करने की बात, अब ये मेरे पास है डेल्टा वी, तो हम लोग क्या लिखते होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सारा आंसर हमारे पास किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा ना, ऐसे ही है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं क्या है, देखें यहां पे डेल वी की वैल्यू क्या है, ये ऑब्टेन है ना। मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल भी दी कि 7.3 के अंदर एरर ने कितने मार्क्स लिए हैं, 0.1 के। तो यहां पे मैं पुट कर लेता हूं 0.1 डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब मैंने इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली तो जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 1.37%। अब थोड़ा इसे हम लोग राउंड ऑफ इस तरह कर लेते हैं कि मुझे आप ये बताएं कि 1.37 जो है वो 2 के ज्यादा करीब है या 1 के ज्यादा करीब है। तो ऑब्वियसली 1.37 जो है वो 1 के ज्यादा करीब है, तो लिहाजा हम लोग इसे रफली कह देते हैं कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आ रही है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी आ रही है वोल्टेज के अंदर, 1%, ठीक है। तो हम लोग 1.37 की जगह पे रफली 1% लिख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, करंट की तरफ। अब करंट के अंदर भी हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, किसके अंदर, करंट के अंदर। तो वहां पे भी हो जाएगा डेल आई डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाई बाय 100। अब डेल आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां ऊपर देखें तो 0.05, तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर दें, जो 0.05 डिवाइडेड बाय, और जो ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी है 2.73, तो ये हो जाएगा, यहां पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2.73 मल्टीप्लाई बाय 100।
जब इस सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय जब हम लोग 100 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 1.83%। और अब मुझे ये बताएं 1.83% जो है वो 2 के ज्यादा करीब है या 1 के? तो ऑब्वियसली ये 2 के ज्यादा करीब है, तो हम लोग इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 2 की तरफ। सही है, तो ये रफली मैंने लिख लिया। अब हम लोगों ने ये जो दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, एक ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज के अंदर और एक ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट के अंदर, इन दोनों को ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी में लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूं, यहां पे नीचे लिख लेता हूं टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो ये हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज। तो यहां पे लिख लेता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई? 1%, मैंने लिखा 1%, प्लस और दूसरी कितनी आई? 2%, तो मैंने लिख लिया 2%। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल अनसर्टेनिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है जी? वो आ रही है मेरे पास 3। अब क्या करना है, यहां तक मैं इस, यहां पर ये जो फाइनल रिजल्ट आया इसे मैं नाम दे देता हूं बी का। ठीक है, अब आप लोग जरा रिकॉल करें तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी ये 2.7 थी, तो 2.7 के अंदर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है 3%। इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं उसके अंदर 3% ओवरऑल अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वोल्टेज के अंदर भी अनसर्टेनिटी थी, करंट के अंदर भी अनसर्टेनिटी थी। दो ऐसी चीजों को हम लोगों ने सॉल्व किया जिनके अंदर पहले से अनसर्टेनिटी या एरर मौजूद था, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी मजीद बढ़ गई और हम लोगों ने देखा कि वो 1 और 2% से इंक्रीज होकर फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी आ रही है? 3%। तो अब यहां पे मैंने क्या करना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है उसके अंदर? 3% है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2.7 with 3% अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना इक्वेशन ए में, तो यहां पे इक्वेशन ए के अंदर कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 2.7 और 2.7 के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी इन्वॉल्व हो रही है? 3। तो मैंने लिख लिया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 ओहम विद 3% अनसर्टेनिटी, यानी कि 2.7 ओहम तो है मगर उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है? 3%। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये देखें, ये मैंने परसेंटेज में लिखा हुआ है। अब इसको सिंपली मैंने किस में कन्वर्ट करना है? इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है नंबर्स के अंदर, यानी कि परसेंटेज से मैंने आना है फ्रैक्शन की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में। तो अब हम लोग उसे कैसे लिखेंगे वो भी एक आसान सा तरीका है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने ये बात करनी है कि इस परसेंटेज को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 2.7, या दूसरे अल्फाज में बोलूं तो 2.7 का 3% कितना होता है ये हम लोगों ने लिखना है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि 2.7 का 3% कितना होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में पूछूं कि 2 का 50% कितना होता है, तो आप लोग एकदम से जवाब दोगे कि 1। 2 का 50% 1 होता है ना, 2 को आधा कर दें तो 1 रह गया। इसी तरह मैं अगर पूछ लूं कि 3 का 50% कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे 1.5। आधा आधा करना है क्योंकि ये तो हम लोग सिंपली अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि 2.7 का 3% कितना है, तो यहां पे इसको लिखने का तरीका क्या है ये मैं जरा आप लोगों को आसानी से समझा दूं। देखें, हम लोग मार्क्स कैलकुलेट करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। ऐसे ही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहां पे हम लोगों को परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो यहां पे जैसे 3% दिया हुआ है ना, ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास वो डेल वाली चीजें होती हैं जो हम लोगों के पास इन्वॉल्व हैं, और यहां पे हमारे पास रियल चीजें होती हैं। यहां पे मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? 100। अब 100 को अगर मैं यहां नीचे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3%
डिवाइडेड बाय 100 और ये v यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू डेल वी। या इधर हम लोग क्योंकि अभी r निकाल रहे हैं तो हम लोग r अगर लिखें, क्योंकि यहां पे जो ये 3% है वो डेल r आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय r इक्वल्स टू डेल r। असल में ये जो 3% है ये डेल r है, मगर ये परसेंटेज में है, हम लोग इसे नंबर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें तो हम लोग अपने एग्जाम्स में करते हैं ना, सारे स्टूडेंट्स को अपनी परसेंटेज निकालने का तरीका पता होता है। मगर अगर परसेंटेज गिवन हो तो हम लोगों ने मार्क्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये वाला तरीका जो मैंने किया। एक बच्चा जो है वो 550 में से वो नंबर लेता है 400, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज निकालना आसान है, 400 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 100। मगर अगर परसेंटेज गिवन हो, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि 75% मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं 550, तो आप लोग क्या करोगे, वो जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो आप लोगों के पास टोटल मार्क्स हैं। यहां पे ये देखें, तो यहां पे हमारे पास टोटल मार्क्स तो रेजिस्टेंस के चक्कर में ये आ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट करना है। अब देखें यहां पे मैं इस रेजिस्टेंस को आगे कैसे लिखता हूं, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी आ जाएगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। तो मैं इसे लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, तो 2.7 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था, अब मैंने सिर्फ आगे उसे कन्वर्ट करना है, तो मैं प्लस माइनस पहले से लिख लेता हूं क्योंकि अभी हम लोग उसे अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 3% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.7, ठीक है, और यहां पे आखिर में लिख लेता हूं ओहम। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो अनसर्टेनिटी के साथ आ जाएगा 2.7 प्लस माइनस। तो इस सारे को सॉल्व करें, तो इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 0.08 ओहम। इसका मतलब ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि 2.7 का 3% कितना बनता है, तो वो जो 3% बनता है वो है 0.08, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ऑलरेडी वहां पे मैं समझा चुका हूं। तो आज जो हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने देखा है वो हमारे पास ये क्वोशंट रूल हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये वाला जो डिवीजन के केस में हम लोगों के पास आ रहा था। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के पास यही दो वैल्यूज हैं, ठीक है, यही दो वैल्यूज आप लोग लोगे, यही एक ये वैल्यू आ गई, ठहरे मैं ऊपर ले जाता हूं, ये वोल्टेज की और करंट की, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह की वैल्यूज मौजूद हैं, आप लोगों ने कोई फार्मूला आ जाता है तो उसके अंदर आप लोगों ने उसे मल्टीप्लाई करना है और उसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का यही तरीका है, उसमें और कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को वैल्यूज दे देता हूं, आप लोगों ने उनकी मदद से जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज जो हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी उसमें हम लोग कहां से कहां तक मूव हुए, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस चैप्टर का अगर मैं कहूं ये निचोड़ है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें न्यूमेरिकल के हिसाब से जो अनसर्टेनिटी है उसे इंडिकेट करना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहला रूल तो हम लोग कल कर चुके थे, अगर वो किसी ने नहीं देखा तो मैं टॉप राइट कॉर्नर पे आई कार्ड दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके कल वाला जो पहला रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का वो आप लोग देख सकते हैं। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया वो प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल था, और उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल ली और उस एग्जांपल को हम लोग लेके चले, और हम लोगों ने ये बात की थी कि वहां पे आप लोगों के पास जो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वो ऐड होती है। फिर हम लोगों ने वहां पे पहले अनसर्टेनिटी के बगैर रिजल्ट निकाल लिया, फिर हर एक वैल्यू के अंदर उसके रिस्पेक्टिव जो अनसर्टेनिटी आ रही थी उसकी परसेंटेज निकाली, जो कि हमें इस फॉर्म में नजर आई है जिसे मैं रेड सर्कल के अंदर इनक्लोज कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव हुए और इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को रेजिस्टेंस के लिए ओवरऑल रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने लिखा, और हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल रिजल्ट के अंदर वो 0.08 की शक्ल में हम लोगों को नजर आ रही। बात ये करते हैं कि अगर आप लोगों को मैं एक वैल्यू दे दूं, ये तो हमारे पास डिवीजन वाला था, तो प्रोडक्ट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोडक्ट वाला जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को दो वैल्यू दे देता हूं, जैसे यही वाला फार्मूला V = IR, तो अब प्रोडक्ट में ये दोनों हैं, तो आप लोगों ने फाइंड करना है V, जबकि I की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास है 1.3 प्लस माइनस
0.1 एम्पेयर और जो रेजिस्टेंस है वो आप लोगों के पास है 3.7 प्लस माइनस 0.05 ओम। तो आप लोगों ने यही वैल्यूज पहले पिक करनी है, इन वैल्यूज को पिक करके मल्टीप्लाई कर देना है बगैर अनसर्टेनिटी के, और फिर आई के अंदर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, रेजिस्टेंस के अंदर भी अनसर्टेनिटी निकालनी है और उनको आपस में ऐड करना है। और ये जो लास्ट में मैंने ये सारा मेथड किया, आप लोगों ने यही फॉलो करना है। तो ये आज की आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये मुझे आज ही सबमिट करवानी है, ऐसे सॉल्व करके। बिल्कुल कहीं से समझ ना आए तो इस वीडियो को आप लोग पास भी कर सकते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वहीं क्लासरूम के अंदर समझा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है वो हमारे पास इसके 2 रूल्स और रह गए हैं, एक है पावर रूल और एक एवरेज और टाइम के अंदर हम लोगों ने कैसे अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।